नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा तटस्थता के प्रकार। जैसा कि पूर्व के व्याख्यान में मैंने आप लोगों को बताया कि तटस्थता दो या दो से अधिक देशों के बीच में जब युद्ध चल रहा हो तो उससे पृथक रहने की धारणा को हम तटस्थता कहते हैं। उसका धीरे धीरे विभिन्न देशों के माध्यम से विकास हुआ और वर्तमान में इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के बाहर की तटस्थता के बारे में सन 1949 के 4 जिनेवा अभिसमयों में जहां युद्धबंदियों संबंधी व्यवहार और नागरिकों की रक्षा पर विचार किया गया है, वहां तटस्थ राज्य, तटस्थता शक्ति, तटस्थ देश आदि शब्दों का प्रयोग किया गया। तो तटस्थता के मुख्य प्रकार इस तरह से देखे जा सकते हैं, जैसे शाश्वत तटस्थता, दूसरा है सामान्य और आंशिक तटस्थता, तीसरा है ऐच्छिक तथा अभिसमयात्मक तटस्थता, इसी क्रम में चौथा सशस्त्र तटस्थता, परोपकारी तटस्थता, पूर्ण अथवा निरपेक्ष तटस्थता, अपूर्ण अथवा सापेक्ष तटस्थता। तो इस तरह से तटस्थता के कई प्रकार हैं जिसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यदि हम ले शाश्वत तटस्थता किसे कहते हैं, तो यह ऐसे राज्यों की तटस्थता है जिन्हें किसी संधि द्वारा हमेशा के लिए तटस्थीकृत कर दिया जाता है। जैसे स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया स्थायी रूप से तटस्थीकृत देश हैं और इनकी तटस्थता को स्थायी तटस्थता कहते हैं। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया जैसे राज्यों के अधिकार और कर्तव्य तटस्थ राज्यों की भांति ही होते हैं। ये राज्य दोनों युद्धमान पक्षों को सैनिक प्रयोजन के लिए अपना प्रदेश काम में लेने से रोकते हैं। 1870-71 में जब फ्रांस और जर्मनी में युद्ध चल रहा था तो स्विट्जरलैंड ने सफलतापूर्वक अपनी भूमि से होकर दोनों पक्ष की सेना में भर्ती होने वाले नागरिकों एवं युद्ध सामग्री को नहीं जाने दिया और फ्रांसीसी सेना के सैनिकों को जो उसकी सीमा में चले गए थे निशस्त्र कर युद्ध की समाप्ति तक नज़रबंद रखा। तो शाश्वत तटस्थता स्थायी होती है और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। दूसरी तरह की तटस्थता है सामान्य और आंशिक। सामान्य तटस्थता को यदि हम लें तो ये ऐसे राज्यों की तटस्थता कहलाती है जिससे या जिनके किसी प्रदेश को संधि द्वारा तटस्थीकृत नहीं किया गया हो। आंशिक तटस्थता वह कही जाती है जब एक देश अपने कुछ हिस्से को विशेष संधि द्वारा तटस्थीकृत कर लेता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं 1888 में स्वेज नहर और 1901 की संधि द्वारा पनामा नहर को तटस्थीकृत किया गया। फिर है ऐच्छिक तथा अभिसमयात्मक तटस्थता। ऐच्छिक तटस्थता वह होती है जिसमें एक राज्य किसी युद्ध में तटस्थ रहने के लिए सामान्य या विशेष संधि द्वारा बाध्य नहीं होता, यानी यह राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है, इसमें बाध्यता नहीं होती और अधिकांश अवस्था में तटस्थता इसी प्रकार की होती है। परंतु जब कोई राज्य युद्ध में तटस्थता का पालन करने के लिए विशेष संधि या अभिसमय द्वारा बंधा होता है तो इसे अभिसमयात्मक तटस्थता कहते हैं। इस प्रकार की तटस्थता के उदाहरण स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया हैं। फिर है सशस्त्र तटस्थता। हम किसे कहते हैं? जब एक तटस्थ राज्य अपनी तटस्थता की रक्षा के लिए सैनिक शक्ति का प्रयोग करता है तो यह सशस्त्र कही जाती है। फ्रांस, जर्मनी के युद्ध में स्विट्जरलैंड की तटस्थता इसी प्रकार की थी। स्टार्क के अनुसार 1870-71 के फ्रेंच जर्मन युद्ध में स्विट्जरलैंड द्वारा अपनी भूमि से होकर जाने वाली फ्रांसीसी सेना के सैनिकों को बलपूर्वक निशस्त्र कर नज़रबंद कर देना ससैन्य तटस्थता का उदाहरण कहा जा सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के समय बेल्जियम ने भी यह रास्ता अपनाया। हॉलैंड और स्विट्जरलैंड की तटस्थता भी इसी प्रकार की थी। सशस्त्र तटस्थता से तात्पर्य है
तटस्थता के नियमों की रक्षा के लिए सशस्त्र जलपोतों द्वारा तटस्थ राज्य युद्धकारी पक्षों से अपनी तटस्थता की रक्षा करें। सन 1800 में रूस और साथियों द्वारा इसी प्रकार की व्यवस्था भी की गई। फिर एक प्रकार होता है परोपकारी तटस्थता। जब एक राज्य तटस्थ रहते हुए भी पक्ष विशेष के साथ विशेष पक्षपात करता है और अनेक प्रकार से उसे लाभान्वित करता है, तो यह स्थिति परोपकारी तटस्थता की कही जाती है। आजकल परोपकारी तटस्थता और विशुद्ध तटस्थता के मध्य बहुत ही कम अंतर रह गया है। पूर्ण अथवा निरपेक्ष तटस्थता। पूर्ण तटस्थता उसे कहा जाता है जब कोई राज्य किसी युद्धमान पक्ष को प्रत्यक्ष रीति द्वारा निष्क्रिय या सक्रिय रूप में किसी प्रकार की सहायता नहीं पहुंचाता। अपूर्ण अथवा सापेक्ष तटस्थता। तटस्थता का वह रूप प्राचीन काल में अधिक महत्वपूर्ण था। अपूर्ण या विशेष तटस्थता की स्थिति वह मानी जाती है जब एक राज्य सामान्य रूप से तटस्थ रहते हुए भी किसी एक पक्ष को सक्रिय अथवा निष्क्रिय और प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रीति से सहायता पहुंचाता है। तो आजकल पूर्ण तथा अपूर्ण तटस्थता के भेद को स्वीकार नहीं किया जाता, किंतु प्रारंभ में यह भेद अत्यंत महत्वपूर्ण था। ओपेनहाइम ने इसके कई उदाहरणों का उल्लेख भी किया है, जैसे 1781 की संधि में डेनमार्क ने रूस को युद्धपोत एवं सेनाएं देने का वचन दिया। जब 1788 में रूस तथा स्वीडन के बीच युद्ध छिड़ा तो डेनमार्क ने अपने संधि के दायित्वों को पूरा किया और इसके साथ ही अपने आप को तटस्थ भी घोषित किया। स्वीडन ने ऐसी तटस्थता की संभावना का विरोध किया, फिर भी डेनमार्क के साथ उसने युद्ध नहीं लड़ा। दूसरा उदाहरण, जर्मनी और डेनमार्क के बीच युद्ध के समय ब्रिटेन ने एक पुरानी संधि के आधार पर ही जर्मनी को शस्त्र निर्यात करना बंद कर दिया, किंतु डेनमार्क को भेजना जारी रखा। अप्रैल 1917 में कोस्टा रिका ने संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने बंदरगाहों और समुद्र को जल सेना के प्रयोग के लिए दे दिया था। तो इस तरह से तटस्थता के कई रूप या कई प्रकार हमें देखने को मिलते हैं और इसका अपना महत्व भी है और ये उपयोगी भी है। तो इसका महत्व कई रूपों में देखा जा सकता है, जैसे तटस्थता युद्धों के क्षेत्र सीमित करती है। इसका मतलब हुआ कि दो देशों के मध्य युद्ध होने पर तटस्थ राज्य उनमें शामिल नहीं होते और इस प्रकार का युद्ध विशाल पैमाने पर नहीं फैल सकता, किंतु दूसरे विश्व युद्ध के समय यह तर्क व्यर्थ साबित हुआ है। फिर है तटस्थता युद्धों की प्रवृत्ति कम करती है। ये भी एक सच्चाई है और ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि तटस्थ राज्य युद्धों से दूर रहते हैं और युद्धरत पक्ष के साथ निष्पक्षता का व्यवहार करते हैं। अतः राज्यों में युद्ध वृत्ति नहीं फैल पाती, किंतु दूसरे विश्व युद्ध में इससे युद्ध का क्षेत्र सीमित नहीं हुआ था। हालांकि ये एक वो अवधारणा है जो युद्ध की प्रवृत्ति से दूर रहते हुए प्रत्येक राज्य में युद्ध की प्रवृत्ति को कम करती है। इसका महत्व हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये तटस्थता राज्यों को युद्ध से पृथक रहने में समर्थ बनाती है। जैसे दो देशों के बीच होने वाले युद्ध में तटस्थता के फलस्वरूप दूसरे राष्ट्र युद्ध से दूर रहते हैं, किंतु प्रथम तथा दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था उस समय स्थिति अलग रही थी कुछ। अमेरिका अपनी तटस्थता की रक्षा के लिए ही पहले विश्व युद्ध में फ्रांस तथा ब्रिटेन की ओर से लड़ाई में कूदा। दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ तो उसमें रूस तथा अमेरिका ने तटस्थ रहने का प्रयास किया, किंतु जर्मनी और जापान के आक्रमणों के कारण इन्हें युद्ध में सम्मिलित होना पड़ा। तो कई बार परिस्थितियां इस तरह की हो जाती है कि ना चाहते हुए भी युद्ध में शामिल होना पड़ता है। यानी यदि कोई राज्य तटस्थ रहना चाहे लेकिन परिस्थितियों की बाध्यता के कारण वो तटस्थ नहीं रह पाते और युद्ध में उन्हें अपने आप को धकेलना पड़ता है। तटस्थता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नियमन भी करती है।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नियमन में तटस्थ देशों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। दोनों देशों में युद्ध के कारण उठने वाले विवादों के समाधान में तटस्थ राज्यों का अनुदान पर्याप्त महत्वपूर्ण रहता है। परंतु यदि वर्तमान समय में गुटबंदी के कारण तटस्थता का क्षेत्र हम देखें तो वो बहुत संकुचित हो गया है। गुटों के सदस्य किसी एक पर आक्रमण होने की दशा में अपने साथी देश की मदद करते ही करते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसमें विभिन्न देश किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उनके हित एक दूसरे से जुड़े हुए होने के कारण विभिन्न देशों के माध्यम से वो तटस्थता अपनाए जाने के बावजूद एक दूसरे से उनके हित जुड़े होने के कारण एक दूसरे की वो सहायता करते हैं और गुटों के सदस्य किसी एक पर आक्रमण होने की दशा में अपने साथी देश की मदद भी करते हैं। तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि तटस्थता का क्षेत्र बहुत संकुचित हो गया है, क्योंकि विभिन्न देशों में गुटबाजी बहुत ज़्यादा हो गई है। एक दूसरे के साथ वो रहना चाहते हैं, एक दूसरे के को वो मदद भी करते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में यदि किसी एक पर आक्रमण हो जाता है तो दूसरे देश अपने साथी की मदद करने से पीछे नहीं हटते। तो इस तरह से ये तटस्थता का क्षेत्र भी कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह कहना उचित है कि विश्वव्यापी प्रादेशिक संगठनों के अस्तित्व ने तटस्थ राज्यों का महत्व लगभग समाप्त कर दिया है, क्योंकि विभिन्न जो संगठन है वो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और तटस्थ राज्यों का महत्व लगभग कम हो जाता है इन प्रादेशिक संगठनों के कारण, जो कि विश्वव्यापी होते हैं, क्योंकि विभिन्न राज्य इन संगठनों के सदस्य भी होते हैं और इस तरह से वो तटस्थ रहना या अलग रहना संभव नहीं होता है। तो हालांकि तटस्थता वर्तमान में उसका क्षेत्र जरूर संकुचित हुआ है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम देखें तो तटस्थता की धारणा एक महत्वपूर्ण धारणा मानी गई है और इसने बहुत कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की प्रवृत्ति को कम करने का प्रयास किया है और विभिन्न राज्यों में शांति व्यवस्था स्थापित करने की प्रवृत्ति को जन्म दिया। और बहुत सारे राज्य इस अवधारणा के कारण अपने आप को युद्ध से अलग थलग रखना पसंद करते हैं। हालांकि जैसा कि मैंने बताया, परिस्थितियां कई बार ऐसी हो जाती है कि उन्हें अपने साथी की मदद करनी पड़ती है और अपने आप को वो अलग थलग नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी प्रयास यही रहता है कि वे अपने आप को युद्ध से अलग थलग रखें। तो तटस्थता अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है जो विभिन्न रूपों में हमें देखने को मिलती है। धन्यवाद।